हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो जा रही है, हमें मालूम है। आपका नुकसान भी हो रहा होगा, जानते हैं। तो आप परेशान मत हो, वीडियो थोड़ी सी कंटिन्यू हो जाएगी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। अब आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी और आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, हम लोग अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक बलगत की, जिससे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ जैसे पिछली क्लासें आपको समझ में आई हैं, वैसे आगे की भी क्लासें आपको समझ में आएंगी और आप वैसे ही हमारा सपोर्ट करेंगे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड्स में, और खुद भी अच्छे से पढ़ा करें वीडियो को। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार आपको समझ में नहीं आता आप उतनी बार देखें और मन से पढ़ें। और उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम करीब आ ही रहे होंगे और आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और आगे भी आप ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहें। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नया टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं, रासायनिक बलगत की। रासायनिक बलगत की में जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, और जिससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछने आ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग पहले उसका डेरिवेशन समझेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। डेरिवेशन थोड़ा सा अच्छा सा है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा ही समझ में आएगा आपको। और न्यूमेरिकल जब डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो हिंदी में बोलेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए या स्थापना कीजिए या सत्यापन कीजिए। कुछ भी कह सकता है, आपको घबराना नहीं है। बस वो इतना कह दे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, तो आप समझ जाइए कि डेरिवेशन ही करना है आपको, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हमने क्या किया, माना दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। माना दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि है। अगर पूछ लेता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अब क्या समझते हैं, तब आप क्या बताएंगे। क्वेश्चन डेरिवेशन से तो पूछे ही पूछे, और कोई ये पूछ ले आपसे कि बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताओगे। तो आपको कुछ नहीं कहना है, आप सीधा कहो वह अभिक्रिया। क्या बोलोगे, वह अभिक्रिया जिसका वेग वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने कहा, माना दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अभिकारक का जो प्रारंभिक सांद्रण है, हमने माना कि इनिशियल में जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या है, ए है। क्या है, ए है। स्टार्टिंग में कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, ज़ीरो। कुछ समय पश्चात, आफ्टर टी टाइम आफ्टर टी टाइम, ठीक है, प्रारंभिक में क्या होता है, समय क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल इनिशियल में क्या होता है, टाइम जीरो जाएगा, और पदार्थ की जो सांद्रता होगी वो एक्स, वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ समय पश्चात क्या होगा, जो प्रारंभिक सांद्रता ए है हमारी, उसमें से कुछ मोल वियोजित हो जाएंगे या निकल जाएंगे। तो अभिकारक, ये वाला अभिकारक होता है और इधर वाला उत्पाद होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है भैया। ठीक है, तो हम देखेंगे रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, अभिकारक के कितने मोल हैं, एक मोल है। कोफिशिएंट कितने हैं अभिकारक के, तो एक है। तो यानी इससे एक मोल वियोजित हो जाएगा, यहाँ से ए में से एक्स निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक्स बनेगा। प्रारंभ में क्या था, समय जीरो था, और पदार्थ की सांद्रता भी क्या थी, जीरो थी। तो हमारा प्रारंभिक सांद्रता तो ए हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात ए में से क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता में से क्या हो जाएगी, एक एक्स की सांद्रता क्या निकल जाएगी, और प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा।
तो अब हम लगाएंगे वेग नियम। वेग नियम यही बोलता है, हम जानते हैं, पढ़ क्या रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग, वेग मतलब हम जानते हैं दूरी परिवर्तन की दर, क्या कहलाती है भैया, वेग कहलाती है। तो डी एक्स बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू, क्या बोला, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के, जिसका वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन का सिंबल और उसकी पावर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की पावर वन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, डी एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की पावर वन। तो जैसे ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा, आप जानते हैं डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है भैया, अब हम एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, बाकी टर्म एक तरफ कर लेते हैं। डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के डी टी। ठीक है भैया, इतना कर लिया। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर बोथ साइड इंटीग्रेशन। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिट है, बाकी बायो वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने मैथ नहीं ले रखी है। और मैथ वाले स्टूडेंट जितने भी होंगे, उम्मीद करते हैं इस टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा मैथ में, इंटीग्रेशन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में या इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। चलो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, लॉग एक्स के बराबर होता है, प्लस सी ऐड हो जाता है। ठीक है, लॉग एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये लॉग एक्स नहीं है, क्या है, ए माइनस एक्स है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक्स है, इसको मान लीजिए कि ये कुछ देर के लिए क्या है, एक्स है। एक्स ना मान करके हम इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑलरेडी दे रखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स टी लेट कर लेंगे। और समाकलन में हम जानते हैं कि जिसको भी लेट करते हैं तो पहले उसका क्या होता है, अवकलन होता है। तो अवकलन करेंगे तो अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और टी का जब अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, डी टी बराबर माइनस का डी एक्स, या डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। उम्मीद करते ये चीज़ समझ में आ रखी होगी। हम कह रहे हैं कि ए माइनस एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो जब भी हम लोग समाकलन में कुछ भी मानते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, और एक्स का अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, और टी का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी एक्स हो जाएगा, यानी डी एक्स बराबर माइनस का डी टी आ जाएगा। अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ध्यान दीजिए डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का डी टी, माइनस बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे डी टी आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन ए माइनस एक्स को हमने क्या लेट कर रखा है, टी लेट कर रखा है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, अब ये डी टी अपॉन टी इस फॉर्म में बन गया, डी एक्स अपॉन एक्स के टर्म में बन चुका है ना, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉग एक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस का लॉग टी हो जाएगा, बराबर के कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, और डी टी का समाकलन क्या होता है, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी, और एक कांस्टेंट हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, के टी प्लस सी। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि ये टी को हमने क्या लेट कर रखा था, टी की बराबर क्या था, ए माइनस एक्स था, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का लॉग, और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस एक्स बराबर के टी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये ए माइनस एक्स रख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा भैया, ये डी टी का अवकलन है, ना कि ये वाला टी है। ठीक है, तो माइनस का लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस का सी हो जाएगा। इसको हमने माना समीकरण एक, क्या माना, समीकरण एक। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही धीरे धीरे डेरिवेशन समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो मैं स्पीड बढ़ा सकता था और
कर भी सकता था आगे, अभी न्यूमेरिकल पढ़ बता रहा होता। डेरिवेशन धीरे धीरे समझाने का मतलब ये है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और आपको दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने ये समीकरण मान लिया इसको 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग इनिशियल स्टेट कंडीशन, यानी प्रारंभिक अवस्था में जो हमने कंडीशन मान रखी थी, अब हम लोग वो अपना अप्लाई करेंगे। प्रारंभिक में हमने क्या मान रखा था, इनिशियल कंडीशन में समय भी 0 था और पदार्थ की सांद्रता क्या, x, ये भी क्या थी, 0 थी। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, t बराबर 0 और x बराबर 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप रखो भैया माइनस का लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी था। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग a और a x की जगह 0 और k बराबर k इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखेंगे आप, एक चीज़ देखेंगे, ये यहाँ पे आ गए तो यहाँ बचा क्या, माइनस का लॉग a बराबर c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग a। ये कंडीशन हमारे पास आ गई, ये कंडीशन क्या आ गई, c बराबर वैल्यू किसकी आ गई, c बराबर माइनस का लॉग a। अब हम यहाँ पे लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि c का मान पता चल गया तो यहाँ पे रख देंगे, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे ही रखेंगे c बराबर, यहाँ पे देखिएगा वैल्यू क्या थी, माइनस का लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी, और c की जगह क्या रख देंगे, माइनस का लॉग a, अभी हमने निकाला है। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग a उधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस का लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी आ गया। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा था 9th में, शायद हमने लॉगरिथम पढ़ा रखा था, लघु गुणक वाले सवाल होते थे। तो एक सूत्र हम जानते थे कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर, एक फॉर्मूला होता था लॉग m अपॉन n। ठीक है, तो आप देखें अच्छे से, तो लॉग m माइनस का लॉग n के फॉर्म में ये दे रखा हुआ है, तो अब हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, लॉग m अपॉन n में। तो हमने अप्लाई किया फॉर्मूला, तो लॉग m यानी a अपॉन n यानी a माइनस एक्स बराबर के टी। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, हमें k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस का x। ठीक है, यहाँ पे लॉग जो है बेस ई में चल रहा है भैया, लॉग बेस ई में चलेगा ही चलेगा, आपको मालूम है। अब यहाँ पे क्या होता है, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट का नहीं, एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो जिसमें लॉग बेस ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि डेरिवेशन आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, डेरिवेशन आ चुका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, डेरिवेशन आ गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा, आप देखिएगा ध्यान से, फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है कि माना दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण A है, ठीक है, या A मोल प्रति लीटर है, कुछ समय पश्चात पदार्थ की सांद्रता क्या हो जाती है, x हो जाती है। ठीक है भैया, तो हमने प्रारंभ में इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, समय भी 0 माना और पदार्थ की सांद्रता भी क्या मानी, 0 मानी। तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, A होगी, और उत्पाद अभी कुछ समय नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, उत्पाद 0 मिलेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें से x मोल वियोजित हो जाएंगे और प्रोडक्ट मिलेगा x। तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग, यानी वेग क्या होता है dx/dt, अभिकारक के यानी प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक के एक अणु के सांद्रण पर निर्भर
करेगा तो a माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो dx बाई डी टी बराबर कांस्टेंट हटेगा तो k आ जाएगा और a माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा। x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, बाकी टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k डी टी। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन k डी टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं समाकलन का एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x बराबर log x होता है। तो चूंकि ये x तो है नहीं तो हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया, a माइनस एक्स बराबर t लेट कर लिया। अब जब भी हम समाकलन में लेट करते हैं तो उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं या अवकलन करते हैं, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है और x का अवकलन जो होगा वो 1 हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dx बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई डी टी बराबर माइनस का डी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस का डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी टी हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे तो डी एक्स क्या रख देंगे माइनस का डी टी, तो डी टी अपॉन टी हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए माइनस का अब ये फॉर्म में बन गया है, डी एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में बन गया डी टी अपॉन टी, यानी क्या हो जाएगा ये लॉग टी हो जाएगा बराबर के टी प्लस का सी हो जाएगा। आप जानते हैं कांस्टेंट लग जाएगा एक, तो माइनस का अब टी की वैल्यू क्या रखी थी हमने ए माइनस एक्स की जगह पे, तो माइनस का लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। यहाँ पे टी का मान ए माइनस एक्स मत रख देना नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी और दवा भी नहीं मिलेगी उसकी। ठीक है, अप्लाइंग इनिशियल स्टेट कंडीशन, और जैसे इसकी इनिशियल स्टेट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इनिशियल स्टेट कंडीशन हमारी क्या थी, जब समय भी 0 था और पदार्थ की सांद्रता एक्स भी क्या थी 0 थी, वही हमारी इनिशियल स्टेट कंडीशन थी। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए, तो ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस का लॉग ए माइनस एक्स की जगह पे 0 और के इंटू टी की जगह पे 0 और प्लस का सी। ठीक है, अब जैसे रखेंगे तो माइनस का लॉग ए बराबर के इंटू 0 प्लस का सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का लॉग ए आ जाएगा। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिएगा जब लॉग ए आ ही जाएगा तो अब सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो माइनस का लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस का लॉग ए हो गया, सी की जगह पर रख दिया। अभी लॉग ए क्या उठ के आएगा इधर आएगा तो लॉग ए माइनस का लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी। ठीक है, सूत्र क्या होगा इसका ध्यान दीजिएगा, हमने न्यूमेरिकल पढ़ा मतलब मैथ लगा रखी थी कक्षा 9 में, तो हमने ध्यान रखा होगा कि लॉग ए माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन, तो ये इसी फॉर्म में दे रखा है लॉग एम माइनस का लॉग एन, तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स कर लिया बराबर के टी हो जाएगा। तो यहाँ से जब के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के बराबर 1 अपॉन टी लॉग बेस ई अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे बटे में टी कर देंगे लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमारा डेरिवेशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो लंबी जाएगी थोड़ी सी, तो आप घबराइएगा नहीं, वीडियो लंबी जाएगी मगर आपका बेनिफिट बहुत होगा। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपका, और इससे न्यूमेरिकल आने ही आने हैं, तो आप कोई भी रिस्क मत लीजिएगा नहीं तो आपके साथ रिस्क हो जाएगा और फिर आप कहोगे भैया जी गलती हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जहाँ के क्या होता है, जहाँ के क्या होता है वेग स्थिरांक होता है, क्या होता है भैया वेग स्थिरांक, जहाँ के क्या होता है वेग स्थिरांक होता है, टी क्या होता है समय होता है। ठीक है, ए क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता या सांद्रण। ठीक है, एक्स क्या होता है पदार्थ की सांद्रता, और उत्पाद का सांद्रण, कुछ भी कह सकता है, तो आप परेशान ना हो, उम्मीद तो यही रहती है कि आप परेशान बिल्कुल ना हो। और ए माइनस एक्स क्या होता है विघटित पदार्थ की सांद्रता, विघटित पदार्थ की सांद्रता। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी पूछ लेता है, यूनिट पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कोई भी यूनिट पूछ ले, चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पूछे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पूछे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की पूछे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पूछे, तो आपको एक ही फार्मूला याद करना है। वो फार्मूला क्या होता है
मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है भैया, जहाँ n कोटि है, जहाँ n क्या है, कोटि है, जहाँ n क्या है, कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है भैया, अब हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं, शून्य कोटि की बात कर रहे हैं, या द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि की बात कर रहे हैं। तो हम लोग भैया प्रथम कोटि पढ़ रहे हैं, तो n का मान क्या रख देंगे, इस बार 1 रखेंगे। जैसे ही n का मान 1 रखेंगे तो आप ध्यान दीजिए, मोल की पावर पे 1 - 1, लीटर की पावर पे 1 - 1 और सेकेंड इनवर्स। और आप जानते हैं मोल की पावर 1 - 1 क्या हो जाएगी, मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकेंड इनवर्स। हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर किसी की पावर 0 है या किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो भैया मोल की पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लीटर की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो सेकेंड इनवर्स होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रथम कोटि के लिए उसकी इकाई क्या होती है, तो आप बता दीजिए सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, अगर द्वितीय कोटि के लिए पूछेगा तो n की जगह पे आप 2 रख दीजिएगा, हो जाएगा। शून्य कोटि की जगह पे 0 रख दीजिएगा, n का मान हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक इसी के आगे एक बात चलती है, अर्ध आयु काल की बात चलती है। क्या बात चलती है, अर्ध आयु काल की बात चलती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम चलते हैं, अच्छा बता दें क्या, देख लीजिए, इसी में देख लीजिए अर्ध आयु काल, इसी में देख लीजिए अर्ध आयु काल। यहाँ पे एक बात कहेगा, यहाँ पर एक बात कहेगा, मालूम क्या बात कहेगा, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। ये कहेगा जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है तो अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए, जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है तो अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। हम लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करें। पेज बहुत कम बच गया है तो हमें इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले से इस पीछे सब कुछ नोट कर रखा है, न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो बस इतनी ही पेज की क्वांटिटी है, तो इसी में मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा, इसके लिए भी डेरिवेशन पूछता है कि क्या होता है जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल उस समय क्या होगा, व्यंजक की स्थापना कीजिए। तब आपको ये वाला व्यंजक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, जो अभी आपने डेरिवेशन निकाला है, डेरिवेशन आपने यही निकाला, k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये निकाला है। तो अब क्या कह रहे हैं, जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। तो जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होगी तो उस समय का अर्ध आयु काल बताना है, यानी अभिक्रिया जब 50% पूरी हो रही होगी तो उस समय का टाइम बताना है कि क्या टाइम होगा, यानी टी बराबर जो हमारा हो जाएगा वह टी हाफ हो जाएगा या टी 50 हो जाएगा। ठीक है, टी हाफ या टी 50 हो जाएगा। और जब भी वैल्यू परसेंटेज में दे, जब भी वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज में दे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है तो हमारी पदार्थ की जो सांद्रता हो जाएगी, जो पदार्थ की जो सांद्रता होगी, सॉरी, पदार्थ की जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पदार्थ की सांद्रता x जो है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी, x बराबर a/2 हो जाएगा। फिर से समझ लो, जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होगी तो उस समय का टाइम बताना है आपको, यानी टी हाफ बताना है या टी 50 बताना है। ठीक है भैया, और जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होगी तो जो पदार्थ की सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है, आधी हो जाएगी। ठीक है, जब आधी हो जाएगी तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये मान दोनों इस समीकरण में उठा के पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ,
log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, a अपॉन 2 रख देंगे। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10, और आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे एक a है, यहाँ आधा a है, तो एक a में से क्या होगा, आधा a निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, आधा a बचेगा। तो आप देखिए a से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ log 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, और log 2 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, 0.3010 होता है, 0.3010 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 0.3010 हो जाएगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 0.693 अपॉन टी हाफ आ जाएगा। तो हमें अर्धायुकाल चाहिए, एक तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, तो यहाँ से आप टी हाफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, के नीचे आ जाएगा और टी हाफ ऊपर चला जाएगा। तो टी हाफ अब 0.693 अपॉन के, अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या हो गया, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के आ जाएगा, 0.693 अपॉन के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, पेज की शॉर्टेज के कारण आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, और टी हाफ क्या होता है, टी हाफ जो होता है वो अर्धायुकाल होता है, क्या होता है, अर्ध आयु काल, अंग्रेजी में हाफ लाइफ बोलते हैं भैया। के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इससे भी न्यूमेरिकल लगेगा और इससे भी न्यूमेरिकल लगेगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, किससे, अर्धायुकाल से न्यूमेरिकल बताएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको क्या क्या बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर वाली जितने भी न्यूमेरिकल है वो बता देंगे, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी के लिए आप देखिए हाफ लाइफ के लिए क्या होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं हाफ लाइफ के लिए। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 693 सेकेंड है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु दे रखा है 693 सेकेंड। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सवाल जब भी आए तो दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो टी हाफ है, अर्धायुकाल को किससे प्रतिशत करते हैं, 693, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा आपका। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना देखा, 693 सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक क्या होता है भैया, के होता है, क्वेश्चन मार्क। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में क्या संबंध होता है। डेरिवेशन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है, सत्यापन कीजिए। तो अभी हमने आपको दिखाया कि अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो ये देखा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है, क्या होता है भैया, के होता है। के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, और टी हाफ क्या होता है, अर्धायुकाल होता है। तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल तो साफ साफ जाहिर कर रहा है अपनी बात कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 693 सेकंड है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो टी हाफ दे रखा है 693 और के निकालना है। और अभी आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, यही पढ़ रखा है। और क्या निकालना है आपको भैया, के निकालना है। तो के जब निकालना है तो के क्या हो जाएगा, इधर भाग आएगा, और टी हाफ क्या हो जाएगा, नीचे उतर आएगा। रख देते हैं भैया। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 693। तो पॉइंट हटाइए, 000 बढ़ाइए, ठीक है, 693 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और के बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 की घात -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। के बराबर क्या आ जाएगा, 10 की घात -3, और यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगी यूनिट, सेकेंड इनवर्स। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। बहुत ही छोटा पेद्दी सा न्यूमेरिकल था और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में, यहाँ पे दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।
ओह माय गॉड, ये सवाल जो है प्रथम कोटि से लगेगा और तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है आपको। तो जब गणना करना है तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, एक इसी टाइप का एक सवाल और है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों को मान T½ के ही मान दे रखे हैं। और हम जानते हैं जब पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, आधी रह जाती है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या लगता है, T½ या K बराबर 0.693 अपॉन T½ होता है। यही होता भी है, जब पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तब यही तो फॉर्मूला लगता है, K बराबर 0.693 अपॉन T½ तो अब बस कुछ नहीं करना है। इसने साफ साफ बोला प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी सीधा सीधा इसने यही बात बोल दी। हमने कर रखा है कि K बराबर 0.693 अपॉन T½ यही अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक K बराबर 0.693 अपॉन T½ है, तो 0.693 अपॉन T½ का मान कितना रखेंगे, 40 सेकंड। और जैसे ही आप 40 रखेंगे आपका आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। K बराबर क्या हो जाएगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर आपके हाथों में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक यही बात ये भी कहता है, ये भी भाई साहब आपसे यही कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। परिभाषा बतानी है आपको। पहली बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, आधी रह जाती है। तो 50 सेकंड बोल दिया इसने, तो वही प्रारंभिक सांद्रता जब आधी हो जाएगी तो हम जानते हैं वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल का फार्मूला क्या होता है, K बराबर 0.693 अपॉन T½ तो वैल्यू रखेंगे 0.693 अपॉन T½ कितना देखा है, 50। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, बताइए जल्दी से कितना आ जाएगा, बताइए बताइए बताइए। यही आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये के बराबर आ गया। आपको कहीं भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, आपकी सारी दिक्कत को क्या कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। डेरिवेशन अच्छे से समझाया है, वो भी पढ़ लीजिएगा और अपने इस वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपका फ़ायदा हो ही हो और थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले कि हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनका मन लग रहा है पढ़ने में। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की न्यूमेरिकल करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, पढ़ाई कीजिएगा। गुड बाय।